अब मान लो कि आप जिस घर में रहते हो वो घर एक ऐसे गांव में है जो खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत है, और वहाँ दूर दूर से लोग आपके गांव में मंदिर के दर्शन करने और घूमने आते हैं, जिसके चलते सरकार आपके गांव को पर्यटन स्थल में बदलने के वादे करती है और कहती है इससे आपके गांव में रोजगार का अवसर बढ़ जाएगा और काफी और अच्छी फैसिलिटीज देने के वादे भी करती है। अभी सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो कि जिन फैसिलिटीज के चलते आपको आपका गांव विकास की ओर बढ़ने के बजाय विनाश की ओर बढ़ता दिखाई दे, जिसे आप अपने गांव अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। तो ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल जोशीमठ के साथ। आज से 50 साल पहले केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करती है जिसमें MC मिश्रा को नियुक्त किया जाता है। फिर मिश्रा कमेटी एक रिपोर्ट पेश करती है जोशीमठ को लेके। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जोशीमठ की नींव जो है वो रेत और छोटे पत्थरों पर टिकी हुई है, ना कि किसी बड़े मुख्य चट्टान पर, जिससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। और उस रिपोर्ट में ये भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि पहाड़ों की क्षेत्र में ब्लास्टिंग या खुदाई करने से खतरा और भी बढ़ सकता है, तो ज्यादा पहाड़ों की कटाई ना की जाए। और जैसे रास्ते पे पड़े पत्थर को हम नजरअंदाज करते हैं, वैसे ही इस रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसका नतीजा आपके सामने है। हजारों लोग बेघर होने के कगार पर हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1972 में MC मिश्रा के अलावा और कोई नई रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार के सामने नहीं आई होगी। उत्तराखंड सरकार को और भी कई सारी रिपोर्ट पेश की गई थी इसके बाद भी, और यहाँ तक कि कई सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने सरकार को चेतावनी भी दी थी इतना सारा अनवांटेड कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और 2021 में उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा सुशील कंडूरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड को 23 आपदाएं देखने को मिली, वो भी 1-2 साल की नहीं, अकेले 2021 में। इस आर्टिकल के अनुसार जितने भी डिजास्टर्स 2021 में हुए उन सब में मौसम का खराब होना तो था ही, लेकिन हाईली रिस्की एरिया में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चलते रहना भी था। यानी 1972 में MC मिश्रा द्वारा दी गई रिपोर्ट फिर से सच हो गई, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि उत्तराखंड में 66 टनल भी खोदे जा रहे हैं वर्तमान में। उनमें से एक तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो टनल प्रोजेक्ट है। जो टनल है वो तो जोशीमठ के ठीक नीचे से जा रही है। और 2009 में जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाई जा रही थी, तब जो टनल बनाने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको TBM यानी टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। वो मशीन तब से लेके आज तक फंसी हुई है वही। अब होता क्या है कि जो ये मशीन है उसके आगे कटर लगा होता है, उससे पहाड़ को हल्के हल्के करके ड्रिल किया जाता है। अब इस सब प्रोसेस में वो जो मशीन है वो एक एक्वाफर को डैमेज कर देती है। एक्वाफर यानी चट्टान या मिट्टी का वो पार्ट जिसमें पानी होल्ड रहता है। तो उस मशीन ने एक एक्वाफर को डैमेज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसमें से बहुत सारा पानी बाहर की ओर लीक करने लग गया, यानी बाहर की ओर आने लग गया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इससे भी कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा जोशीमठ को। अब जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? सरकार को, या फिर इसको भी एक प्राकृतिक आपदा के रूप देके दबा दिया जाएगा? और विमलेंदु जहां जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, और एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो जोशीमठ तक शुरुआत है। अभी जोशीमठ को बचाना तो काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी वक्त, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे काफी सारे गाँव हैं जहाँ जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिले हैं, जैसे भटवारी, धारचूला, मुंशियारी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग और भी कई सारे गाँव। बेसिकली पूरा पहाड़ी खतरे में। अब दोस्तों, इसको प्राकृतिक आपदा कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा होती है वो बिना बताए आ जाती है। जैसे 2013 की केदारनाथ आपदा को ले लो, कई लोग मारे गए उस आपदा में और कई लोग तो लापता हो गए। लेकिन जोशीमठ के इस हालात को प्राकृतिक आपदा बोलना गलत होगा। तो क्या इसको एक मैन मेड डिजास्टर कहना सही होगा? क्योंकि इसके बारे में तो हमें बहुत पहले से पता था।